हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सी टेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम हिंदी में समास पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही कठिन, महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। तो समास समास क्या है, कैसे है, उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो दोस्तों, अगर देखिए आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है या कंपटीशन निकालना है, तो दोस्तों आपको मन से लगना पड़ेगा। दूसरी बात, वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो समास आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा नहीं आज बताऊंगा, जैसे कि मैं पूरा पूरा बताता हूं तो नहीं, मैं ऐसा बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। समास शब्द का अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना होता है। ठीक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। ठीक, इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है। ठीक, समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्दों में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। जैसे दिन और रात में 3 शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात। ठीक है, जैसे हम दिन और रात अगर ऐसे बोलें तो नहीं, तो हम योजक चिन्ह लगाकर दिन और रात कर देते हैं। एक समस्त शब्द किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे और थोड़ा सा और है, ये समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे धन संपन्न, तो समस्त पद का विग्रह धन से संपन्न। ठीक है, धन संपन्न अगर ऐसे बोला जाता है तो आप समझ जाइए, समास का प्रयोग करके अगर बोला गया है तो इसका विग्रह क्या होगा? विग्रह होगा धन से संपन्न। ठीक है, जैसे उसके पास बहुत सारा धन है और वो संपन्न है, इस चीज को हम धन संपन्न बोल देते हैं। रसोई घर, समस्त पद का विग्रह रसोई के लिए घर। ठीक, रसोई घर तो रसोई के लिए घर। समस्त पद में मुख्यतः 2 पद ही होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक, पहले वाले पद को पूर्व पद व दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद और पूर्व पद, ठीक है, और उत्तर पद, इसमें आपको समस्त पद और बताते हैं। जैसे पूजा घर। ठीक है, अब पूर्व पद और उत्तर पद इसमें क्या है, तो पूजा, जैसे पूजा घर बोलते हैं तो इसमें देख लीजिए ये पूजा समस्त पद है। ठीक, जैसे मैंने बोला पूजा घर, माता पिता, नवरत्न, हस्तगत, तो इसमें पूजा पूर्व पद और घर उत्तर पद, माता पूर्व पद, पिता उत्तर पद, नव पूर्व पद, रत्न उत्तर पद, हस्त पूर्व पद, गत उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद में अंतर। तो अब समास विग्रह हम कैसे बोलेंगे? देखिए, पूजा के लिए घर, माता पिता। ठीक है, माता पिता यहाँ पे था तो योजक चिन्ह हटा तो माता पिता अलग अलग, और उसके बाद माता और पिता योजक चिन्ह के जगह, ये जो योजक चिन्ह लगा हुआ है ऐसे, उसके जगह पे आपका क्या आ गया? माता और पिता। और देखिए नवरत्न, नव अलग रत्न अलग, तो नौ रत्नों का समूह, उसको हम क्या कहेंगे? नवरत्न कहेंगे। ठीक है, हस्तगत, हस्तगत क्या होता है? हस्त और गत, हस्त में गया हुआ। ठीक है, अब समास के भेद देख लेते हैं। देखिए, मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं। जिन शब्दों को समास मतलब 2 शब्दों में समास होता है उसकी प्रधानता अथवा अप्रधानता
के विभागत्व पर ये भेद किए गए हैं। जिस समास का पहला शब्द प्रायः प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं वह द्वंद्व कहलाता है। ठीक है, इसको चलिए क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और जिसमें कोई भी प्रधान नहीं होता वह बहुब्रीहि कहलाता है। तो दोस्तों आज समास हम आपका क्लियर कराएंगे और अच्छे से समझा कर क्लियर कराएंगे। ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत बाद में ना हो। तो तत्पुरुष के पुनः दो अतिरिक्त किंतु उत्तर भेद स्वीकार किए गए कर्मधारय समास व द्विगु समास, जो कि विवेचन के सुविधा के लिए हम समास को निम्न 6 प्रकारों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसमें देखिए इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और अव्यय पद का रूप लिंग, ठीक है, का रूप और लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है और पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद प्रधान होता है। अब देखिए समस्त पद और विग्रह। तो दोस्तों यथाशक्ति, तो यथा शक्ति के अनुसार। ठीक है, हमें क्या देखना है, अव्ययी भाव, तो जो शब्द है उसका भाव क्या जो है प्रकट हो रहा है। तो यथा समय, यथा समय मतलब समय के अनुसार। तो प्रति क्षण, तो हर क्षण। ठीक, प्रति मतलब हर या हमेशा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं हर क्षण। यथा संभव, मैं जैसा संभव हो मैं वो कार्य करूँगा। आजीवन, ठीक है, ये पूछ लेता है, ये पूछ लेता है। आजीवन तो जीवन भर। भर पेट तो पेट भर कर, ये ध्यान रखिए, भर पेट तो पेट भर कर। तो भर कर पेट नहीं बोलेंगे, भर पेट तो है मगर पेट भर कर बोलेंगे। आ जन्म तो जन्म से लेकर। ठीक है, अब देखिए आमरण तो मरण तक। प्रतिदिन तो हर दिन। बेखबर तो बिना खबर के। ठीक है, अपवाद देख लीजिए। अपवाद क्या है, हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिनमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, वह भी अव्ययी भाव समास माना जाता है। तो सही है। घर घर तो घर के बाद घर। रातों रात तो रात ही रात में। ठीक है, अब तत्पुरुष समास देख लीजिए। तत्पुरुष समास क्या होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास जो है समास का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसे भी देख लेते हैं। इस समास में पहला पद गौड़ व दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि पहले पद को जो है हम गौड़ मानते हैं। ठीक है, छिपा हुआ, और दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसके कारण के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है और कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर, इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास में भी 6 भेद किए गए हैं। ठीक है, तत्पुरुष में एक कर्म तत्पुरुष समास, जो कि आप देख लीजिए। ग्रामगत तो ग्राम को गया हुआ। पद प्राप्त तो पद को प्राप्त। सर्वप्रिय तो सर्व को प्रिय। यथा यश प्राप्त तो यश को प्राप्त। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें देखिए ख, ठीक, ये आप सड़ागत तो सड़ को आया हुआ। सर्वप्रिय तो सभी को प्रिय। अब करण तत्पुरुष, जो कि से के चिन्ह का लोप होता है करण में। ठीक है, करण किसे कहते हैं उसके बारे में देख लीजिए आप लोग। भावपूर्ण तो भाव से पूर्ण। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे शब्द देखिए कोई भी चीज हो। ठीक है, माता पिता तो माता और पिता, ये हमको मालूम है, बीच में और आ रहा है। ठीक है, तो उस चीज को अलग। तो यहाँ शरणागत तो शरण को आया हुआ। ठीक, सर्वप्रिय तो सभी, देखिए सभी से प्रिय, ऐसे नहीं लिखेंगे, सभी को प्रिय। सर्वप्रिय सभी को प्रिय, और सर्वप्रिय तो हम क्या लिखेंगे, सर्वप्रिय को सभी को प्रिय, से नहीं डालेंगे। ठीक, तो हम शब्दों को बोलकर भी उच्चारण करके उसका, ठीक है, उच्चारण करने के बाद हम उसका वो समझ सकते हैं कि वो कौन से
जो है तत्पुरुष समास में आएगा। तो भावपूर्ण तो भाव से पूर्ण, बाढ़हत तो बाढ़ से आहत, हस्तलिखित तो हस्तलिखित, बाढ़ पीड़ित तो बाढ़ से पीड़ित। ठीक है। अब संप्रदान तत्पुरुष देख लीजिए। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, के लिए चिन्ह। ठीक है, के लिए चिन्ह जो है संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है दोस्तों, के लिए जो होता है, के लिए। ठीक है, के लिए इसका लोप होता है। जैसे गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है। राह खर्च, तो राह के लिए खर्च। बालामृत, तो बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, तो युद्ध के लिए भूमि। विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय। ठीक है। अब दोस्तों देखिए अपदान। ठीक है, अपदान पुरुष समास, जिसमें पृथक या अलग के चिन्ह का लोप होता है। तो देखिए अपदान में देश निकाला, तो देश से निकाला मतलब हमने क्या किया दोस्तों, इसको अलग कर दिया। किससे, देश से बाहर निकाल दिया, तो अलग कर दिया। बंधन मुक्त, तो बंधन से मुक्त कर दिया। ठीक है। पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट कर दिया या पथ से दूर कर दिया। ठीक है। ऋण मुक्ति, तो ऋण से मुक्त कर दिया। और इसमें कुछ ऐसे भी, जैसे देखिए ये भी आप मान सकते हैं, जैसे पेड़ से, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है, पत्ता गिरा, तो ये भी क्या होगा आपका, जो है अपदान में ही आएगा, क्योंकि पेड़ से। ठीक है। अब देखिए दिल्ली से ट्रेन पकड़कर गोरखपुर आया, ये भी अपदान तत्पुरुष में ही आएगा। ठीक। संबंध तत्पुरुष कारक, इसमें का के की चिन्ह का लोप होता है। जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल। नगर सेठ, नगर का सेठ। राजमाता, तो राजा की माता। जल धारा, तो जल की धारा। मतदाता, तो मत का दाता। ठीक है। अधिकरण समास, इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर चिन्हों का लोप होगा। देखिए जलमग्न, ठीक है, तो जल में मगन। आप बीती, तो आप पर बीती। ठीक है। सिर दर्द, तो सिर में दर्द। घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार। ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विश्लेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। जैसे देख लीजिए पद समस्त, और इसमें विशेषण और विशेष्य, और उसके बाद विग्रह होगा। ठीक है। तो विग्रह करके भी हम देख लेंगे। देखिए महापुरुष, तो महा है जो पुरुष। ठीक है। इसमें विशेषण और विशेष्य की बात हो रही है, तो क्या है विशेष्य। ठीक है। विशेष्य क्या है, इसके बारे में विग्रह करके हम जान रहे हैं। पीताम्बर, तो पीला है जो अंबर, उसको क्या कहेंगे, पीताम्बर कहेंगे। प्राण प्रिय, तो प्रिय है जो प्राणों को। ठीक है। प्रिय है जो प्राणों को, वो क्या होगा, वो विग्रह जो कि विशेष्य में आएगा। अब देखिए उपमेय उपमान। ठीक है। विग्रह उसका कैसा होगा, चंद्रवदन। ठीक है, तो चंद्रमा के समान वदन। ठीक है। मुंह। ठीक है। कमल नयन, तो ये कमल के समान नयन। ठीक है। विद्याधन, तो विद्या रूपी धन। भव सागर, तो भव रूपी सागर। मृग नयनी, तो मृग के समान नेत्र वाली। ठीक है। अब चलिए द्विगु समास मैं आपको एकदम अच्छे से समझा देता हूँ। द्विगु समास क्या है दोस्तों, एकदम आसान सा चीज, द्विगु समास। ठीक है। द्विगु समास क्या होता है, इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है, और दूसरे पद प्रधान होते हैं, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि
इतनी वस्तुओं का समूह है। जैसे नवरत्न, देखिए मेन क्या है नवरत्न, तो इसमें यही है 9। जैसे हमने संख्यावाची रूप का जो है शब्द, संख्यावाची शब्द का पहचान कर लिया कि यहाँ पे 9 है, तो 9 का मतलब क्या होता है, ये संख्यावाचक है, हम सीधे दुग लगा देंगे। ठीक, अब देखिए संख्या समझ रहे हैं ना, गणना बोधक। देखिए सप्ताह, तो यहाँ 7 आ गया, क्या आ गया 7 आ गया, सप्ताह में 7 आ गया, नवरत्न में 9 आ गया, सप्ताह में 7 आ गया, तो 7 आहतों का समूह। ठीक है, या 7 दिनों का समूह भी हम बोल सकते हैं। त्रिमूर्ति, तो सीधे यानी कि 3, क्या आया 3, 3 मूर्तियों का समूह, ये द्विगु समास में आएगा। नवरत्न, फिर देखिए नौ रत्नों का समूह, अभी ऊपर भी आपने देखा। अब देखिए सब यहाँ शताब्दी आ रहा है, ठीक, शताब्दी, तो यहाँ सीधे आ रहा है 100 अब्दों, 100 वर्षों, ठीक है, का समूह, उसको हम क्या कहेंगे शताब्दी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये भी आता है त्रिभुज, ये 3 भुजाओं का समूह, इसको हम त्रिभुज बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 1 2 और ये 3, तो ये हो गया गणना कर लिए ना, तो संख्यावाचक। ठीक है, और पंचरात्र, पंचरात्र जिसको 5 रात्रियों का समाहार कहा जाता है। तो इसमें ये देख लीजिए दोस्तों आप लोग, कुछ समस्त पदों के, जैसे कि मान लीजिए अंत में संख्यावाचक शब्दांत आता है, जैसे पक्षद्वय, 2 पक्षों का समूह, लेखक द्वय, 2 लेखों को समूह, संकलन नयत्र, ठीक है, संकलन त्रय, तो क्या हुआ 3 संकलनों का समूह। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका किस में आएगा, कुछ अपवाद जो है वो भी संख्यावाचक, तो ये भी हो गया आपका जो है द्विगु में। ठीक, अब द्वंद्व देखिए आप लोग, आपका ये द्विगु समास हो गया, अब हम द्वंद्व जो है समास देखेंगे। तो दोस्तों इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, समास जिसमें योजक चिन्ह आ जाए उसको भी आप द्वंद्व तड़ाक से लगाइएगा, बिना पूछे, और आ जाए तब भी लगाइएगा। ठीक, द्वंद्व इसमें देखिए और, या, अथवा, तथा, एवं। ठीक, अगर ये 3 चीज आती है, क्या क्या आते हैं, और, अथवा, अथवा, एवं। ठीक, समस्त पद, रात दिन योजक चिन्ह लगा हुआ है, ध्यान रखिए आप लोग, रात, रात और दिन, तो इसमें रात और दिन, सीता राम, तो सीता और राम, दाल रोटी, तो दाल और रोटी। ठीक है, माता पिता, तो माता और पिता, आयात निर्यात, आयात और निर्यात, हानि लाभ, तो हानि या लाभ। ठीक है, आ जाना, ठीक है, आ जाना, आना और जाना। ठीक, सॉरी आना जाना, तो आना और जाना। अब बहुव्रीहि समास को आप लोग देख लीजिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा जल्दी पकड़ में आ भी जाता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि उस समास का कोई अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, अगर बहुव्रीहि में है, ठीक है, उसका जैसे मान लीजिए समास का जो है दूसरा अर्थ निकलना चाहिए। ठीक, अन्यार्थ जिसको हम कहते हैं। तो देखिए इसमें जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौड़ हो, मतलब छुप जाएं, और अन्य पद प्रधान हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं अपने भाषा में समझा दिया कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर कोई शब्द है उसको छोड़ दीजिए, वो क्या है शब्द, उसको सिर्फ पढ़ने से कोई अगर उसका दूसरा प्रधान पद निकलता है तो वही उसका उत्तर होता है। ठीक, अब देखिए बहुव्रीहि समास में क्या, जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उधर पेट का जिसका, ठीक है, दोनों पक्षों अर्थात प्रधान न होकर अन्यार्थ गणेश प्रधान है। ठीक, अब इसमें समझने वाली बात देखिए, घन श्याम, तो घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण। देखिए यहाँ तक उत्तर तो आपका नहीं था, मगर ये जो कृष्ण जी का नाम है ये उत्तर है। ठीक है,
अब देखिए नीलकंठ, तो नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, ठीक। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। गजानन, गज के समान आनन वाला अर्थात गणेश। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। हंसवाहिनी, हंस वाहन जिसका अर्थात सरस्वती माता। महावीर, ठीक है। अब देखिए महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर, दिशा है अंबर जिस अर्थात शिव दिगंबर। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनके अर्थात विष्णु। प्रायः देखा जाता है कुछ समासों में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके मौलिक अंतर होता है। समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर्वाक्य भिन्न के कारण समझा जा सकता है, मतलब पढ़ने के बाद उसका जो उत्तर बनेगा उसको हम समझ लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये भी कुछ महत्वपूर्ण आपको बता देते हैं। इसमें हमारे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर, क्योंकि कहीं कहीं आपको देखना पड़ेगा कि आप किसी किसी ऐसे शब्द में फंस जाएंगे, ऐसे ऐसे शब्द में कि आपको कर्मधारय पे टिक लगाएं कि बहुब्रीहि पे लगाएं, ठीक है, कि द्विगु पे लगाएं कि बहुब्रीहि पे लगाएं। कहीं कहीं तत्पुरुष में भी लोग फंस जाते हैं। तो आज मैं क्लियर कर देता हूँ कुछ जो शब्द हैं, ठीक है। कर्मधारय समास दोनों पदों विशेषण और विशेष उपमान और उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ प्रधान होता है, ठीक है। जैसे मृग नयन, मृग के समान नयन, कर्मधारय, ठीक है। कर्मधारय ये क्या हो गया, कर्मधारय हो गया, क्योंकि इसमें बहुब्रीहि का मतलब भाई बहुब्रीहि मतलब वो देखिए ज़्यादातर भगवान से ही इसमें बहुब्रीहि, या जैसे कि ऊंचा बड़ा दिखने वाला चीज़ बहुब्रीहि में आता है। तथा नीलकंठ है तो वह जिसका कंठ नीला है शिव, अर्थात शिव अन्यार्थ से लिया गया तो वो बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर देख लीजिए आप। द्विगु समास में पहला संख्यावाचक होता है और समस्त समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद के समूह का बोध न होकर अन्य का बोध कराता है। जैसे चौराहा अर्थात 4 राहों का समूह, वो द्विगु हो जाएगा। क्यों द्विगु क्यों होगा, यहाँ पे देखिए 4, 4 का मतलब संख्यावाचक। संख्यावाचक का मतलब क्या होता है, यही कि वो द्विगु है, द्विगु समास में आएगा। और चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसके, विष्णु जो है अन्यार्थ शब्द, और इसका अलग जो है बहुब्रीहि समास बन रहा है, ठीक है। संधि और समास में अंतर देख लीजिए दोस्तों आप। संधि के 2 वर्णों और, ठीक है, संधि और समास में अंतर। संधि में 2 वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि परिवर्तन आ जाता है। जैसे लंबोदर में लंबा, ठीक है, शब्द की अंतिम ध्वनि आ, और उदर, ठीक है, उदर शब्द की आरंभिक ध्वनि ऊ में आ व ऊ का मेल ओ ध्वनि में परिवर्तित होता है। इस प्रकार संधि में 2 या 2 से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनियों का मेल होता है, किंतु समास में लंबोदर का अर्थ है उदर जिसका शब्द समूह बनता है। अतः समास में मूलतः शब्दों का योग होता है जिसका उद्देश्य पद में संक्षिप्तता लाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए समास में किसका मेल होता है, तो दोस्तों आपको क्या बताना है, समास में किसका मेल होता है, ये अभ्यास प्रश्न है। जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं। समस्त पद का जो है समस्त पद का किया जाता है, क्या किया जाता है उसके बारे में बताइए। निम्न शब्दों का विग्रह करते हुए समास लिखिए यथाशक्ति, ठीक है। दशानन, 10 आनंद, 10 सिर वाला, ठीक है। भला बुरा, ठीक है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नीलकमल, ठीक है।
आम्र और चंद्रमौली, ऐसे कुछ शब्द जो अभ्यास के दिए हुए हैं, इसको आप लोग बनाइए। और दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसको हम ज़रूर से ज़रूर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को जो है दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।